नमस्कार भाई और बहनों। भारत एक ऐसा देश है जहां किसान को अन्नदाता कहा गया है। हमारी संस्कृति इस भूमि को माँ कहा गया, लेकिन एक ऐसा सच हमें स्वीकारना होगा जो बहुत ही कि हमारी यही माता, यही भूमि अब बीमार पड़ती जा रही है। हमारा अन्नदाता कर्ज में है और विभिन्न प्रकार के विदेशी बीजों के चक्र में फंसा हुआ है। हमारी थाली में आने वाला वो संपूर्ण आहार जो पौष्टिक होना चाहिए था, संतुलित होना चाहिए था, वो जहर से भरा हुआ है। जहरीले भोजन की ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब हमारे देश में अन्न उत्पादन बहुत ही निचले स्तर पे था। हमारे देश में एक तरीके से अकाल पड़ा हुआ था। हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था जिससे कि हमारे देश की जनता का पेट भर सके। 1960 के से हमारे देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ और उस हरित क्रांति के साथ हमारे देश में आए रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड और अन्य प्रकार के रासायनिक तत्व, जिन्होंने उन मौजूदा स्थिति में हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन तो बहुत बढ़ा दिया, लेकिन इस बढ़ते खाद्यान्न के साथ ही हमने इन बीते 60 वर्षों में बहुत कुछ खोया है। और जो हमें मिला है वो ये कि हमारे घर में हर एक मेंबर बीमार है, हमारी ज़मीन, हमारी भूमि बंजर होती जा रही है और हमारे किसान इस चीज़ को समझने तैयार नहीं है। रासायनिक खाद आने से हमने पैदावार तो बढ़ाई ही, पर हम अपने देश में तमाम तरीके की बीमारियों को भी ले आए। हरित क्रांति आने के बाद हमारे देश में जो हुआ, अंधाधुंध खाद का उपयोग। हमारे देश में किसानों ने जब देखा कि खाद के उपयोग से, डीएपी के उपयोग से, यूरिया के उपयोग से हमारी फसलें ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं, हमें ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है, तो ज़्यादा उत्पादन के लोभ में वो खाद की मात्रा भी हर वर्ष बढ़ाते चले गए। स्थिति ये उत्पन्न हो चुकी है कि अब तो जहाँ पहले कभी एक बोरी डीएपी या यूरिया डलता था, वहाँ 4-4 बोरी यूरिया फेंका जा रहा है। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि जिस देश में कभी बैलों के भरोसे, गौवंश के भरोसे खेती होती थी, वहाँ आज 60-60 एचपी के ट्रैक्टर प्लाऊ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़मीन, हमारी भूमि धीरे धीरे कठोर होती जा रही है। वो एक पत्थर का रूप लेते जा रही है जिसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर भी अब नहीं चल पा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी भूमि की मृत्यु होती जा रही है। दिन प्रतिदिन हमारी भूमि मर रही है, बंजर हो रही है और अब वो उत्पादन जो हमें पहले मिला करता था वो नहीं मिल रहा है। मिट्टी की मृत्यु के साथ ही वो तमाम कीट जो हमारी भूमि में रहा करते थे, चाहे वो केंचुआ हो, चाहे छोटे छोटे कीट हों, जो हमारी भूमि को भुरभुरा बनाने के में सहायक थे और जिनकी बदौलत ही हमारी भूमि इतनी उपजाऊ थी, वो सब कुछ मर चुके हैं। हमारी मिट्टी अब मिट्टी नहीं रही है, वो धूल बन चुकी है। और आपने अगर देखा हो, ईंट को अगर आप तोड़ेंगे तो कैसी लाल मिट्टी, सूखी मिट्टी रह जाएगी, जिसमें आप कितना भी पानी डालें, कितना भी खाद डालें, उसमें उत्पन्न कुछ भी नहीं होगा। वही स्थिति अब हमारी भूमि की हो चुकी है। खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा होती जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग ही है, क्योंकि आज हम 1 बीघे में हमने देखा है कि कई लोग 4-4 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड के 4-4 स्प्रे हो रहे हैं एक फसल के ऊपर। तो अब आप बताइए, उस जमीन में रहने वाले कीट पतंगे, जैव तत्व वहाँ कैसे जीवित रहेंगे। साथ में जो रासायनिक पदार्थ हम उसमें डाल रहे हैं, इनका मूल्य बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए, पेस्टिसाइड का जो बिल बनता है किसान का, वो हज़ारों में बन रहा है, जो पहले कभी शून्य हुआ करता था। हम प्राकृतिक खेती करते थे भारत में, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का खाद या फिर कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता था। खाद के रूप में हम सिर्फ गोबर की खाद का उपयोग करते थे या फिर उसी प्राकृतिक अवशेष का उपयोग करते थे जो फसल काटने के बाद उस भूमि में शेष रह जाता था, वही खाद बनता था। अब उसकी जगह रासायनिक खाद ने ले ली है, रासायनिक पेस्टिसाइड ने ले ली है और इसके कारण हमारे भोजन श्रृंखला में भी ये रासायनिक तत्व अब आ चुके हैं। खेती में पहले जहाँ हमें खाद घर की हो जाया करती थी, गोबर की खाद, क्योंकि हर घर में गाय होती थी, हर घर में बैल होते थे, छोटे जानवर होते थे, किसी किसी के पास बकरियां होती थी। अब उसकी जगह हम हर चीज़ बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं। खाद हम बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं, कीटनाशक हम बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं। इवन आज हमारे पास जो हमारे पुराने बीज, देशी बीज हुआ करते थे, वो भी विलुप्त हो चुके हैं। हर साल
मार्केट में विदेशी कंपनियां नया बीज लेके आ जाती हैं और किसान उत्पादन की होड़ के लिए वो नया बीज खरीदता है। तो अब बताइए उसकी लागत कैसे कम होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 20 वर्षों में हर घर में कैंसर के, डायबिटीज़ के, गठिया के, पाइल्स के, इन तमाम बीमारियों के मरीज हर घर में मिलने लगे हैं, जो पहले बहुत ही रेयर हुआ करते थे। किसान जो भी कीटनाशक खेतों में कीट मारने के लिए, इल्ली मारने के लिए उपयोग करता है, उसमें से मुश्किल से 5% दवाई ही पौधों के ऊपर गिरती है और उन कीटों के नियंत्रण में काम आती है। दवाई तो भूमि में ही जाती है और वो पानी के माध्यम से जमीन के अंदर जा रही है। पंजाब के भटिंडा से बीकानेर की ओर चलने वाली एक ट्रेन, इसका तो नाम ही कैंसर ट्रेन हो चुका है। इसमें सामान्य आदमी तो सफर ही नहीं कर सकता है। आप ये स्थिति मान लीजिए। रासायनिक खेती करते करते हमारी जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो कड़क हो जाती है, पानी को सोखने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उस खेत में, उस मिट्टी में हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे कि पानी की उपयोगिता बढ़ जाती है और भूजल का स्तर नीचे चला जाता है। हमारे ही देश में कई राज्यों में भूजल का स्तर डेंजर जोन से भी नीचे जा चुका है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम हमारी पुरानी पैदावार पे पहुंच सकते हैं? पुराने स्तर का अनाज प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें पूर्ण पोषक तत्व मौजूद हो, जिसमें जहर की मात्रा ना के बराबर हो? तो इसका एकमात्र उत्तर यह है कि हाँ, हम ये ऐसा कर सकते हैं। हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं। जैविक खेती करने के लिए हमें अपनी खेती को गाय से जरूर जोड़ना पड़ेगा और पुराने समय में भारतीय खेती का आधार ही गाय थी। गाय से मिलने वाला गोबर, गौमूत्र, ये सभी खाद और पोषक तत्व के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके लिए हमें जीरो बजट की खेती का मॉडल अपनाना होगा, या फिर जैविक खेती का मॉडल अपनाना होगा, या प्राकृतिक खेती का मॉडल अपनाना होगा। ये तीनों प्रकार के मॉडल लगभग 4 मुख्य फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं और उन्हीं पे ये काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गोबर का उपयोग करें, गौमूत्र का उपयोग करें, जिससे हम जीवामृत बना सकते हैं, घनामृत बना सकते हैं, बीजामृत बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के वो खाद बना सकते हैं जो गौ उत्पादों से हमें प्राप्त होते हैं। साथ में हमें इसमें मल्चिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें वो सारे प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उनको हमें मल्चिंग के रूप में उपयोग करना चाहिए, जिससे ज़मीन की नमी जो है नहीं जा पाती है। हमें ज़मीन को ढक के रखना चाहिए, जिससे ज़मीन की जो नमी है वो उड़ नहीं पाती है और खरपतवार नहीं उगते। जब ज़मीन पर सूर्य की किरणें या धूप सीधे नहीं पड़ती हैं, तो उस समय केंचुए भी वापस आ जाते हैं, जो हमारी भूमि को भुरभुरा करने में सबसे ज़्यादा सहायक। प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो सिर्फ हम खेती उस ज़मीन को पानी से ही नहीं सींचते हैं, उसको हम हवा से भी सींचते हैं। इसको कहते हैं एरेशन। जब ज़मीन भुरभुरी रहेगी और उसमें पानी की क्षमता बढ़ जाएगी, तो वो हवा का खिंचाव भी करेगी और यही एक पौधे को चाहिए होता है, उसकी जड़ को मजबूत करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। इसके साथ ही हमें हमारे पुराने बीजों का उपयोग करना चाहिए, देसी बीजों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम खेती की लागत बचा सकते हैं और हम एक अच्छा उत्पाद ले सकते हैं। शहरों में ऑर्गेनिक के नाम पर लोग दुगने दामों में भी कृषि उत्पाद खरीदने तैयार हैं। और वो एक किसान को प्रोत्साहित अगर करें कि आप प्राकृतिक खेती करिए, जीरो बजट की खेती करिए, जैविक खेती करिए, तो ये रेट भी थोड़े नीचे आ जाएंगे और जिससे इनका विक्रय बढ़ जाएगा। अभी क्या होता है कि रेट तो ज़्यादा होते हैं पर इनकी बिक्री ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रेट ज़्यादा होने की वजह से सामान्य व्यक्ति इनको नहीं खरीद पाता है। पर जब सामान्य व्यक्ति इसकी मांग करेगा और इसका उत्पादन बढ़ेगा तो रेट भी नीचे आएंगे, जिससे किसान को नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। इसके साथ ही हमें खेती को मिश्रित रूप से करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उसको दलहनी फसलें बोना चाहिए, गन्ने की खेती करना चाहिए, साथ में वो अन्य फसलें भी ले सकता है, सब्जी वर्ग की फसलें भी ले सकता है, जिससे मिश्रित क्रॉप होने की वजह से किसान को कभी घाटा नहीं लगेगा। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो इसके साथ आपको पशुपालन को तो जोड़ना ही पड़ेगा। पशु से ही हमें गोबर मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, जो हमारे खाद, जीवामृत या घनामृत बनाते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है।
देखिए, कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। कोई भी किसान यदि अगर चाहे कि मैं प्राकृतिक खेती करूं, जैविक खेती करूं, तो ये बात तो तय है कि पहले दिन से उसको बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। उसका उत्पादन धीरे धीरे ही शुरू होगा और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब धीरे धीरे मिट्टी अपने पुनः पुराने रूप में आ जाएगी, जिससे उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। और लगभग तीसरे से चौथे वर्ष में जब वो पहुंच जाएगा तो उसकी लागत बहुत ही कम हो जाएगी, या मान लीजिए शून्य हो जाएगी, और उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। जैविक खेती सिखाने के लिए, जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार तमाम तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम चला रही है, जहां किसान जाकर इसकी ट्रेनिंग ले सकता है। और प्राइवेट स्तर पर भी कई किसान ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे इच्छुक किसान इसको जाके सीख सकता है। भारत में ही सिक्किम जैसा राज्य 100% जैविक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आप और हम मध्य प्रदेश में रह के ये क्यों नहीं कर सकते हैं? किसान भाइयों, खेती हमारे लिए एक धंधा मात्र नहीं है, हमारे लिए एक धर्म भी है। अपनी मिट्टी को और आने वाली अपनी नस्लों को जहर से बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इसी संकल्प के साथ हम सभी किसानों को छोटे से हिस्से में भी अगर हम प्राकृतिक खेती करना शुरू करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी ज़मीन को, अपनी खेती को पुनः प्राकृतिक तरीके पर ला सकते हैं।